हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने डेली करंट अफेयर्स में 8 और 9 मई के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिया मिर्जा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल 2022 तक हो गया है अब दिया मिर्जा का, और ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। 2 साल की बढ़ोतरी की गई है। देखा जाए तो इसके अलावा ये जो दिया मिर्जा है वो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के समर्थक भी हैं, और गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल बढ़ने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्र पर भी संदेश फैलाने का काम जारी रखेगी। इनका जो कार्य होता है गुडविल एम्बेसडर का, कि वो गुडविल एम्बेसडर संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर धन जुटाना और लोगों के साथ लाना, जैसे जागरूकता पैदा करना आदि कार्य करते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है वो हमेशा 2 साल का ही होता है। और देखा जाए तो जो UNEP का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है, नैरोबी केनिया में है। और UNEP के जो कार्यकारी निदेशक हैं वो हैं इंगर एंडरसन। चलिए मूव करते हैं दूसरे सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए डिटेल देखते हैं। आयुष कवच ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसे लॉन्च किया गया है कोरोना महामारी के बीच सुरक्षा को देखते हुए। देखा जाए तो ये राज्य के जो आयुष विभाग है उनके द्वारा तैयार किया गया है। और योगी आदित्यनाथ ने ऐप को लॉन्च करते हुए बताया कि आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है ये ऐप। और देखा जाए तो ये एप्लीकेशन जो है वो कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 की सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? तो ये 7 मई 2020 को गैस रिसाव हुआ था, और ये हुआ था विशाखापट्टनम में। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। 7 मई गुरुवार को सुबह लगभग 2 बजे गैस रिसाव हुआ विशाखापट्टनम के LG पॉलीमर प्लांट में। और ये जो LG पॉलीमर प्लांट है वहाँ से स्टीरीन गैस का रिसाव हुआ, और इसका जो कारण बताया गया कि स्टोरेज टैंक के अंदर तापमान में हुआ परिवर्तन को बताया गया। और गैस को 3 किलोमीटर के दायरे में फैलने की वजह से 5 गांव और लगभग 3000 से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए। देखा जाए तो स्टीरीन एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा इसे एथिलीन बेंजीन, विनालेन बेंजीन और फिनाइल फ्राइन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो स्टीरीन गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H5CH2। और स्टीरीन गैस जो है वो श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है, और इससे आपको 10 मिनट के अंदर मौत हो सकती है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या था? तो वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीय नागरिक को स्वदेश वापसी की योजना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत कुल 64 उड़ान का उपयोग किया जाएगा, और जिसके थ्रू विदेश में फंसे जो भारतीय हैं उन्हें घर वापस लाने की योजना है। और इसके तहत UAE, सऊदी अरब, ब्रिटेन, सिंगापुर, अमेरिका सहित कई देशों को कवर किया जाएगा। और पहले सप्ताह में खाड़ी देश पर ध्यान दिया गया है, और लोगों को वापस लाने के लिए जो सबसे अधिक उड़ानें उड़ेंगी वो केरल से उड़ेंगी 15,
तमिलनाडु से 11 और दिल्ली से 11। और जब इन्हें वापस लाया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि इन्हें घर भेज दिया जाएगा, पहले इनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और क्वारंटाइन भी ये पेड क्वारंटाइन होगा, जो वहाँ से आने वाले लोग खुद पे करेंगे। और यहाँ तक कि यात्रा के लिए भी जो टिकट्स ली गई हैं उसके लिए भी यात्री खुद पेमेंट देंगे, भारत सरकार उसके लिए पेमेंट नहीं करेगा। और ये शर्तों के साथ ये वंदे भारत मिशन को शुरू किया गया है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, जिन्होंने हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार भी संभाला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तरुण बजाज। तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को 5 मई से अगले आदेश तक आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड का निदेशक रूप में नियुक्त किया है। और देखा जाए तो ये अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। अतनु चक्रवर्ती 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए हैं। और तरुण बजाज जो है वो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने वित्तीय विभाग में सेवा प्रदान की है, प्रधानमंत्री कार्यालय में। और इसके अतिरिक्त सचिव और निदेशक सहित कई महत्वपूर्ण पद पर इन्होंने कार्य किया है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी, जिनका कुल संपत्ति है $36.8 बिलियन का, उन्होंने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और वो मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति बीते वर्ष में $13.2 बिलियन की कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी वो पहले स्थान पर मौजूद हैं। वहीं स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधाकिशन दमानी 13.8 बिलियन की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में जो पदभार ग्रहण किया है वो किए हैं डीपीएस नेगी ने। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीपीएस नेगी। चलिए डिटेल देखते हैं। डीपीएस नेगी के बारे में देखा जाए तो ये 1985 बैच के भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी हैं और अभी अभी इन्होंने हाल ही में श्रम ब्यूरो का महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। और देखा जाए तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने में और उनका विश्लेषण का काम करती है। इसके अलावा महानिदेशक के अलावा नेगी मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार भी होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश के खुफिया एजेंसी की पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी हाल ही में उस देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? तो मुस्तफा अल कादेमी जो है वो इराक के नए प्रधानमंत्री बने। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इराक। चलिए डिटेल देखते हैं। मुस्तफा अल कादेमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये पहले इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख थे। जो इराक का राष्ट्रीय खुफिया सेवा है NIS, उनके प्रमुख के रूप में इन्होंने 2016 में कार्य किया था। और देखा जाए तो आदिल अब्दुल मेहंदी ने पिछले साल नवंबर में इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद ये एक आपातकालीन सत्र बुलाकर कादेमी सरकार का गठन किया गया। और देखा जाए तो वह अपने कार्यकाल में पूरे मंत्रिमंडल के बिना ही कार्य करेंगे, क्योंकि कई मंत्री पद के उम्मीदवार इन्हें अस्वीकार कर दिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिशन मोड। चलिए डिटेल देखते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों को बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए ये मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है। मिशन के लिए जो जारी दिशा निर्देश हैं वो है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और साल 2020-21 के दौरान
इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस देश के सभी जिले को कवर करते हुए 1 लाख से अधिक गांव के किसानों को जागरूक करने का कार्य होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने हैनन प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो लॉन्ग मार्च 5B जो है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। चलिए डिटेल देखते हैं। लॉन्ग मार्च 5B चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। और ये रॉकेट जो है वो विंचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है, जो कि चीन के हैनन द्वीप पर स्थित है। रॉकेट एक विशाल अंतरिक्ष यान है और जिसका तुलना नासा के विशाल अंतरिक्ष ओरियन कैप्सूल से किया जा रहा है। यह रॉकेट भविष्य में 2000। नेक्स्ट है कि विश्व थैलीसीमिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया। तो थैलीसीमिया दिवस जो है वो 8 मई को मनाया गया, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 मई। चलिए डिटेल देखें। 2022 में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। और इसके अलावा ये रॉकेट लॉन्च जो है वो चीन को टियांगोंग नामक एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने की योजना में सहायता करेगा। टियांगयोंग चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यक्रम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है और ये दिन जो है थैलीसीमिया रोगों की रोकथाम करने में उपाय और ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों को जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। और विश्व थैलीसीमिया दिवस 2020 जो है वो कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से मनाया गया। विश्व थैलीसीमिया दिवस का विषय जो 2020 का था वो था द डॉनिंग ऑफ द न्यू एरा फॉर थैलीसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल इफेक्ट टू मेक नोबल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।